Assalamu alaikum. My name is Sayyada Rizvi and I have completed my graduation from University of Karachi in zoology. Today my topic is blood physiology. ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ब्लड को किसने डिस्कवर किया। हु डिस्कवर्ड द ब्लड? किसने इस बात की पहले निशानदेही की, किसने इस बात का सबसे पहले पता लगाया कि ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। तो विलियम हार्वे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। एक्चुअली ही वाज द फिजियोलॉजिस्ट, इसको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं। He discovered blood circulated throughout the body in 1628. 1628 में सबसे पहले इस बात की दरियाफ्त कर ली गई थी कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और किसने की थी ये बात डिस्कवर्ड? विलियम हार्वे ने। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं? आप सबको पता है कि फ्लूइड इज कॉल्ड एक्चुअली द लिक्विड। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों है ब्लड? क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैरी करेगा, लेगा, उठाएगा उसे कहाँ से? ऑक्सीजन को लंग्स से उठाएगा और कहाँ भेज देगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, सारे बॉडी के हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके किसके पास लेके जाएगा? लंग्स के पास लेके जाएगा, ताकि वो ब्लड को फिल्टर कर दे। फिल्ट्रेशन का काम लंग्स के अंदर कंप्लीट होता है और उसके बाद जो प्रॉपर ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, थ्रू डिफरेंट वेन्स जो है वो ब्लड सर्कुलेट करने लग जाता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लड की डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से निकलता है। और एक्चुअली ब्लड जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? इट ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म। व्हाट इज मीजोडर्म? जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते हैं इस बात को कि ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट 3 लेयर्स फॉर्म्ड होती हैं। जो एम्ब्रायो होता है उसमें 3 लेयर्स फॉर्म्ड होती हैं, जिसके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स मौजूद हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और फिर वो लाइफ तक भी वो 2 लेयर्स चलती हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, जिनकी स्किन लेयर 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और उनका नाम क्या है? फर्स्ट वन जो सबसे आउटर साइड पे होती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिडल वाली को हम कहते हैं मीजोडर्म एंड लास्ट वाली को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो एंडोडर्म जो है वो कौन सा हिस्सा है? यानी कि सबसे अंदर वाला हिस्सा, यानी सबसे अंदर की लेयर मौजूद होती है। और जो मिडल वाली है जाहिर है वो मीजोडर्म है। तो ब्लड कहाँ से निकला है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? मीजोडर्म से ब्लड की वेन्स पूरी फैली। जब आपकी डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त जो आपकी मीजोडर्म की लेयर हुई, जो हायर ऑर्गेनिजम्स है लाइक आप ले सकते हैं हायर ऑर्गेनिज्म ज्यादा डिप्लोब्लास्टिक नहीं है बल्कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक उनकी बॉडी के अंदर वो 3 लेयर्स मौजूद हैं। अब आ जाते हैं, जाहिर ब्लड को स्टडी किया जाता है तो उसके बारे में इस बारे में जो बहस की जाती है, इस बारे में जो मुताला किया जाता है, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ब्लड के डिसऑर्डर्स, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका स्ट्रक्चर, सेल्स का स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं हीमाटोलॉजी। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज द हीम का वर्ड ही जो है वो ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसके पीछे हीम लिखा हुआ होता है। कोई आपके पास ब्लड इंक्रीजिंग जो है वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है सिरप वगैरह, तो उस पर हीम का वर्ड जो यूज होता है, एक्चुअली हीम का वर्ड ही जो है वो ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। और लोगोस जो है वो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोगोस जो है उसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो जनाब हमने ब्लड की डेफिनेशन देख ली, हीमाटोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि उसकी स्टडी को, ब्लड के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं, ऐसे मुताले को, एक ऐसी साइंस जो इस पे रिसर्च करती है उसको हम हीमाटोलॉजी कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है ब्लड की? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? खुसूसियात।
क्या खुसूसियात हैं ब्लड की, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्सटर्नली उसमें नजर आ रही हैं, क्योंकि इंटरनली तो हम उसमें जाके माइक्रोस्कोपिकली उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि भाई उसमें सॉलिड पोर्शन कौन सा है, उसमें फ्लूइड कौन सा है, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, उसमें कौन से सेल्स मौजूद हैं और वो क्या वर्क कर रहे हैं, बॉडी की डिफेंड कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमें फिजिकली नजर आती हैं। फर्स्ट वन, उसका कलर ब्राइट रेड कलर होता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके पास कैसा है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, जैसे कि आप कॉकरोच की एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, दैट्स व्हाई उसका जो कलर होता है, ब्लड कलर होता है, उसमें रेड कलर की अपीयरेंस नहीं होती। तो ब्राइट रेड आर्टरीज के अंदर होता है। जो ब्लड होता है, टू टाइप्स की आपके पास ब्लड की वेन्स हैं, यानी कि फर्स्ट आपके पास आर्टरीज है और दूसरी वेन्स है, ठीक है। तो ब्राइट रेड यानी एक चमकता हुआ जो रेड कलर होता है वो आपकी आर्टरीज के अंदर मौजूद होता है, और जो थोड़ा डार्क कलर होता है वो आपकी वेन्स के अंदर होता है। मास की बात कर लेते हैं, जाहिर है ब्लड का भी कोई ना कोई वेट होगा, तो जितना आपकी बॉडी का वजन होगा एक नॉर्मल बंदे के अंदर, उसका 8% उसका ब्लड होना चाहिए, यानी 8% ऑफ ब्लड ऑफ होल बॉडी वेट, यानी 8% जो है आपका जो होल बॉडी का वेट होगा उसका 8% तकरीबन आपका कितना क्या होना चाहिए, ब्लड का वेट होना चाहिए। पीएच की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीएच जो है वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। पीएच के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 to 15 वैल्यूज होती हैं, 1 to 7 एसिडिक मीडियम होता है, 6 तक एसिडिक मीडियम एज कंपेयर किया जाता है, एंड 8 to आप 15 तक चले जाएं तो वो आपका बेसिक मीडियम आता है। तो व्हाट इज द एल्केलाइन मीडियम, 7 जो वैल्यू होती है आपके पास, या 6.5 टू एस्टिमेट कर लेते हैं हम कि वो 7 ही लग जाती है राउंड ऑफ होके, तो वो भी हमारे पास एल्केलाइन होती है। आपको पता है कि वाटर जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उनकी पीएच मौजूद होती है। तो ब्लड की व्हाट इज द एक्चुअल एंड नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, इट इज 7.3 टू 7.45। टेस्ट कैसा होता है ब्लड का, सॉल्टी होता है। टेम्परेचर नॉर्मल 38 डिग्री यानी कि 100 टू 100.4 100.5 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड की जो बहने की ताकत होती है, यानी किस हिसाब से वो फ्लो कर रहा है एक लिक्विड, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो जनाब विस्कोसिटी, अगर हम वाटर की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल की अगर हम बात करें तो जो भी थिक चीज होगी, या अगर हम हनी की बात कर लें तो हनी इज मोर विस्कस देन द ऑयल, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ गाढ़ी होगी उतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ लिक्विड स्लो होता जाएगा। और ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में तो आपको इतना ज़्यादा गाढ़ापन, वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है, क्या केस चल रहा है, उस पर डिपेंड करती है आपके ब्लड की विस्कोसिटी। कभी कभी आपका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं अपनी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड को जो है वो गाढ़ा कर रही है। और कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं, डॉक्टर आपको जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन लें जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे आता है। तो जनाब 3 से 4 गुना जो है वो मोर विस्कस होता है वाटर से। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 5 to 6 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 0.5 kg। वॉल्यूम क्या होता है, उसका कितनी जगह घेरता है, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो 5 to 6 लीटर जो है वो वॉल्यूम होता है। तो जनाब ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। आगे चलते हैं। एक्चुअली ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। अब ब्लड में होता क्या है, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब देखें और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लेके रख लें तो थोड़ी देर बाद अगर आप किसी का भी ब्लड सैंपल लेते हैं और उस लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए रखते हैं तो उसमें येलो कलर का आपको प्लाज्मा नजर आएगा। जो ब्लड के कंपोनेंट्स होंगे, सॉलिड मटेरियल्स होंगे, वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के अंदर, लेकिन जो ऊपर येलोइश पार्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो देयर आर 2 मेन components which is plasma and cellular elements। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्लाज्मा जो है हमारे पास वो 55% प्लाज्मा है। टोटल ब्लड की बात हो रही है कि एक ब्लड को जब टेस्ट किया गया तो उसमें 55% प्लाज्मा था, 45% सेलुलर एलिमेंट्स थे, सेल्स थे, उसमें एलिमेंट्स मौजूद थे और उसमें
सेलुलर एलिमेंट्स के अंदर भी 3 फर्दर डिविजन की गई हैं, 3 टाइप्स के सेल जो है वो बताए गए हैं। नंबर 1 है आरबीसीज, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। नंबर 2 है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स and RBCs stand for red blood cells, and third one is the platelets. Platelets क्या है? Thrombocytes. Platelets का दूसरा नाम क्या है? Thrombocytes. Composition of blood, अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया है कि ऊपर देखिए आप, जितना भी प्लाज्मा है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जमा हो गया है, और जितनी भी सेलुलर मटेरियल हैं और सेल्स हैं वो नीचे जमा हो गई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना है तो उसके लिए हम फ्रैक्शनेशन का एक प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए हम सेल के अज्जाओं को अलग कर लेते हैं। वो एक अलग टॉपिक है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लाज्मा क्या होता है, देख सकते हैं लिक्विड पार्ट है, यानी जो खून के अंदर पानी मौजूद है वो प्लाज्मा है। और उसके बाद आते हैं आरबीसीज। आरबीसीज को आपने देख लिया है, व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, एंड प्लेटलेट्स का शेप कुछ इस तरह का है। प्लाज्मा क्या है, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट्स इन अ ब्लड इन सस्पेंशन। जितने भी सेलुलर एलिमेंट्स हैं, या मैं आपको ये काम एक बताती हूँ कि ऐसी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जनाब हमें लुब्रिकेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल अगर आपको उसको लुब्रिकेट करना है, उसको आपको देर तक जो है वो सेव रखना है, तो आप उसमें कुछ लिक्विड पार्ट ऐड कर देते हैं, ऑयली सा उसे कर देते हैं। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का है, और जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इन सबको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है कि वो सेल्स जो है वो फैल ना पाए। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? ये सिर्फ पानी नहीं है, आम पानी नहीं है जो हम ड्रिंक करते हैं। ये वो पानी है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। 95%, 91% वाटर है, 7% प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स में भी कौन सी टाइप्स हैं? एल्बुमिन्स, ग्लोब्युलेंस एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अच्छा, फाइब्रिनोजन का एक और काम होता है, जो कि हमें अगर कहीं से कट लग जाए तो फाइब्रिनोजन जो है वो आता है, और फिर उसके बाद क्लॉटिंग होती है। वो पूरा अलग एक प्रोसेस है कि आपके प्लेटलेट्स कैसे उस पर प्लग आउट होते हैं, और आपका खून किस तरह से रुक जाता है, और वो बॉडी में ऐसा लगता है कि थ्रेड लग गया है, तो वो एक्चुअली फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, उसके बाद 1% अदर सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस आयन है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। ठीक है, इसके अलावा गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनाइन। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा के, क्यों मौजूद है ये ब्लड के अंदर? नंबर 1 कि ये वाटर को एब्सॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और बॉडी के अंदर से क्या निकालता है? हीट निकालता है। एल्ब्यूमिन्स क्या करती हैं? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बैलेंस रखती हैं। ठीक है, ग्लोब्युलेंस ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, बॉडी को बचाने के लिए। फाइब्रिनोजन मैंने अभी बताया, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है फाइब्रिनोजन फैक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस ये पीएच को बैलेंस रखते हैं, पीएच बफरिंग करते हैं। रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले शेप देख लेते हैं। सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर सेंटर में होता है। न्यूक्लियस इज अ सेंटर पार्ट ऑफ एनी राउंड सब्सटेंस। एनी राउंड नहीं, वैसे ये सेल्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज जो है वो डायमीटर में 7 to 8 माइक्रोमीटर है। थिकनेस इसकी 2.5 माइक्रोमीटर है। कलर रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ज़ाहिर रेड ब्लड सेल्स नाम इसलिए रख रहे हैं कि वो रेड कलर के होते हैं। काउंट जब किए जाते हैं तो 5.4 मिलियन आरबीसीज जो है वो एक एडल्ट नॉर्मल मेल में होते हैं। एडल्ट फीमेल के अंदर 4.8 मिलियन आरबीसीज मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम जिस तरह की डाइट ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, और दोबारा से उनकी डिवीजन होती रहती है।
तो रेड ब्लड सेल्स, जो एक नए रेड ब्लड सेल्स पैदा हुए हैं, वो कितने दिन जिंदगी गुजार सकते हैं? वो कम से कम 120 डेज रेड ब्लड सेल्स, एक रेड ब्लड सेल्स 120 दिन अपनी जिंदगी गुजार सकता है आपकी बॉडी के अंदर। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? अब भाई ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, 120 दिन मुकम्मल भी कर लिए, अब जाहिर है रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, तो अब कौन सी ऐसा प्रोसेस है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करेगा? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसीज के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का अमल कौन करता है? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियां हैं, बोन मैरोज जो होती हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है कि हिप बोन है, ब्रेस्ट बोन है एंड रिब्स आपकी। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही ब्लड की डिक्रीजन होती है बॉडी के अंदर, ब्लड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो फौरन से एक सिग्नल मिलेगा किडनी को कि वो अपने अंदर से एक क्या निकाले, एक हार्मोन निकाले, जिसको कहते हैं इथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब जरूरत पेश आ गई है, अब ये वो वक्त है जब आरबीसीज को निकल जाना चाहिए, एक नए आरबीसीज को बन जाना चाहिए। तो वो बोन मैरो के पास जाएगा, और वो बोन मैरो भी किसकी होंगी? हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स। वो अपने अंदर से फिर क्या निकालेंगी? आरबीसीज बनना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे आरबीसीज बनेंगे वो मजीद ऑक्सीजन को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर कभी ऐसा हो हमारे पास कि आरबीसीज बढ़ जाएं, किसी भी रिपोर्ट वगैरह में आरबीसीज बढ़े हुए हैं, तो इस डिजीज को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर कभी आरबीसीज कम हो जाएं तो रिथ्रोपीनिया। ठीक है, अब इसकी डिजीज क्या है, कैसे होती हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, जिसमें ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। आरबीसीज के फंक्शंस क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स क्यों बने हैं ब्लड के अंदर? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, जराए आमदोरफ्त। ठीक है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है उसमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और टिश्यूज तक भेज देता है। दूसरा काम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लेता है और लंग्स तक भेज देता है। नॉर्मल ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन इन्होंने बताया है 13 to 15 एवरेज जो है वो हीमोग्लोबिन है, और 1 आरबीसी जो है उसमें तकरीबन 250 मिलियंस ऑफ एचबी मौजूद होते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ एचबी कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होगा उसमें 4 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड क्या होते हैं? आपने देखा होगा अमीबा की शेप के होते हैं ये, ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनका साइज होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर। कलरलेस होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं। काउंट इनको 5000 से 1 लाख तक के काउंट हो सकते हैं। 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी। 1 लाख इन कंडीशन में होते हैं जब आप की जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाए। लाइफ स्पैन इनका बहुत कम होता है, 10 to 13 डेज तक ये लाइफ स्पैन करते हैं। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है? अब वो जाहिर इरिथ्रोपोइसिस क्या था? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो एडल्ट के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है वो उनका लिवर, उनकी स्प्लीन, उनके टॉन्सिल्स एंड उनकी बोन मैरो बनाती है। ठीक है, फीटस की बात कर लें हम। फीटस क्या होता है ये आपको बात पता है कि जब एक न्यू बॉर्न मदर की बॉडी के अंदर जब एक अटैच्ड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, वो फीटस कहलाता है। एम्ब्रायो और फीटस में फर्क है। लिवर एंड स्प्लीन, वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स कौन बनाता है? उसका लिवर और उसकी स्प्लीन। अगर डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाते हैं तो इस टाइप की डिजीज को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड के अंदर ये, और थोड़ी बहुत मेडिसिन आप लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। डिजीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी अगर आपके पास डिक्रीज हो जाए डब्ल्यूबीसीज तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है आपको। डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रैन्युलर, ए ग्रैन्युलर।
नंबर 1 इज द ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मतलब उस पे ग्रैन्यूल्स होंगे, ए ग्रैन्युलर मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्युलर के अंदर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड ए ग्रैन्युलर में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं ग्रैन्यूल्स के अंदर, एंड एसिडोफिल्स 2.3, बेसोफिल्स 0.4, एंड ए ग्रैन्युलर में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट 30% एंड 5.3%। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ फंक्शंस लिखे हैं, कहाँ पर होते हैं, कहाँ से निकलते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, इसमें 3 से 4 लोब्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 इसमें लोब्स मौजूद हैं। स्टेन किया जाता है इसे, जब आप लेबोरेटरी के अंदर चेक करते हैं तो उसको स्टेन करके देखते हैं। डिस्ट्रॉय करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको इनगल्फ करता जाता है, खाता जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को। बोन मैरो से ये निकलता है। एसिडोफिल्स को इजिनोफिल्स भी कहते हैं। 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, और इसको एसिडिक डाई से, इओसिन से डाई करके देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा कम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। आपकी बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो रही है, हिस्टामाइन को जो है वो हिस्टामाइन एक टाइप ऑफ का प्रोटीन है, और ये क्या करता है इन एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामाइन के जो इफेक्ट है उसको एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। ये भी बोन मैरो के अंदर होता है। उसके बाद बेसोफिल्स, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है तो मौजूद है, लेकिन कोई लोब मौजूद नहीं है। इसको हम मिथाइल ब्लू से डाई करते हैं। ये क्या करता है, इसका भी ये होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बचाता है आपको, और एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। ये भी बोन मैरो से निकलता है। ए ग्रैन्युलर की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBCs। नंबर 1 इज द लिम्फोसाइट एंड नंबर 2 इज द मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे WBCs होते हैं, और लार्ज राउंड साइन का न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर से एंटीबॉडीज निकलती हैं। कहाँ से निकलते हैं ये लिम्फोसाइट, कहाँ से निकलते हैं, बोन मैरो से, स्प्लीन से या टॉन्सिस से। मोनोसाइट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ऑफ WBCs, यानी बड़े WBCs होते हैं, लार्जेस्ट पार्ट है मोनोसाइट, ठीक है। लार्ज किडनी है, शेप का इनका न्यूक्लियस है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, बोन मैरो से। अब हम बात करते हैं प्लेटेलेट्स की। तो शेप कैसा होता है प्लेटेलेट्स का, सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर मौजूद। साइज की बात करते हैं तो 2 to 4 माइक्रोमीटर साइज है। काउंट 1,50,000 to 4 लाख प्लेटेलेट्स नॉर्मल काउंट किए जाते हैं। लाइफ स्पैन करते हैं ये 5 से 9 डेज, यानी कि सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन कौन कर रहा है, RBC सबसे ज्यादा दिन आपकी बॉडी में रहते हैं, और सबसे लेस डेज कौन रह रहा है, प्लेटेलेट्स रह रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो है वो अपने हाथ पे कहीं भी कट लग गया है, कुछ भी हो गया है, तो ब्लड रुकता नहीं है। तो उसकी क्या रीजन होती है कि आपके प्लेटलेट्स स्ट्रांग होंगे और फाइब्रोनोजेन फैक्टर निकलेगा, वो आके उसको बाउंड करेगा। कैसे करेगा, इंशाल्लाह ये मैकेनिज्म भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच, अब क्या है ब्लड क्लॉटिंग, वो अमल है, वो पॉइंट है जिसपे ब्लड जेली लाइक बन जाए, कि आपका खून जो है वो जम चुका है, ब्लड जो है वो लिक्विड से क्या बन जाए, जेली बन जाए, और अपनी फ्लूइडिटी खो दे, यानी कि अपनी जो उसकी लिक्विडिटी पार्ट है उसको खो दे और जेली लाइक बन जाए कुछ देर में, और शेड आउट हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो जनाब अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ, सॉरी बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, वैसे तो 3 का कॉम्बिनेशन है ABO। अब उसकी मजीद जो है वो डिवीजन बनाई गई है, जिसमें फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो है RBCs एक्चुअली बताते हैं कि RBCs पे कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट है। फर्स्ट वन ब्लड ग्रुप है हमारे पास ब्लड ग्रुप A, नंबर 2 है हमारे पास ब्लड ग्रुप B, नंबर 3 है हमारे पास ब्लड ग्रुप AB, एंड नंबर 4 है मेरे पास O। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन जो है, जो ब्लड ग्रुप A होगा उसकी बॉडी पे एंटीजन A प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप B होगा उस पे एंटीजन B प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगी।
ऑपोजिट प्रेजेंट होगी, यानी जो है उसकी ऑपोजिट प्रेजेंट होगी। एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि विमेंस के अंदर जो उनका प्रोड्यूस जो होने वाला बेबी होता है, उनका जो ब्लड की जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं वो मिल जाती हैं, जिसके लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उनके एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन ना करें। और क्योंकि इस कंडीशन में ये होता है कि डेथ हो सकती है, तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो पहले उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इंजेक्शन लगवाएं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के, ताकि आपके जो ब्लड ग्रुप्स हैं अगर वो डिफरेंट हैं तो उनका आपस में कोलिजन ना हो, वो टकराएं नहीं आपस में। ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें ए बी एंटीजन मौजूद है, लेकिन कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है और ना ही इसमें कोई एंटीजन है। एंटीबॉडी जो है वो ए बी प्रेजेंट है। अब कौन से ऐसे ब्लड हैं जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर, यानी ऐसे कौन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल यानी दुनिया से ब्लड ले सकते हैं और दुनिया को ब्लड दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, क्योंकि उनके पास दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद है। तो पहला ए बी जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी हर एक से ले सकता है। और ओ जो है वो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हर एक को ब्लड दे सकता है। आर एच फैक्टर की बात करते हैं। आर एच फैक्टर क्या होता है हमारे पास? तो आर एच फैक्टर को सबसे पहले रीसस मंकी पे स्टडी किया गया और ये आपको बताता है कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये एंटीजेंस प्रेजेंट हैं आरबीसीज पे, ये जो एंटीजेंस हैं प्रेजेंट हैं आरबीसीज पे, तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मजीद वीडियोस के लिए आप मेरा पेज लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होंगी। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।